दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। शनिवार का दिन है, घड़ी बजा रही है ठीक 8 और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ते हैं और बात करते हैं किसी एक विशेष किताब पर। नाउम्मीदगी और उम्मीदगी के बीच एक बहुत बारीक सी रेखा होती है और उस बारीक सी रेखा को एक साहित्यकार, एक कवि बहुत आसानी से परख जाता है, समझ लेता है और उसे शब्दों का आकार देकर एक बंजर जमीन पर उगाने का काम करता है। कुछ ऐसी ही कविताओं की, गजलों की किताबों के साथ आज प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं एक बार पुनः प्रोफेसर जितेंद्र जी के साथ। सर, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद रवि जी। जी सर। और सर के स्वागत के साथ ही उन तमाम दर्शकों का स्वागत जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे आपका अपना यह कार्यक्रम, जो साहित्य, कविता और कहानियां, उपन्यास से न सिर्फ प्रेम करते हैं बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण महनीय भूमिका निभा रहे हैं। टीएनबी किताब शनिवार की के भीतर आज बात हो रही है, बात होने जा रही है एक ऐसी किताब की जो आपकी हथेली पर उम्मीद की किरण जगाने का काम करेगी। किताब का नाम ही है उम्मीद की हथेलियां। बलवेंद्र सिंह जी द्वारा लिखित है। बलवेंद्र सिंह ने इसके भीतर कविताएं और गजलों के माध्यम से आपकी हथेलियों पर, जिन हथेलियों को हम और आप अपना संघर्ष का, आत्मविश्वास का प्रतीक मानते हैं, उसी हथेली पर न सिर्फ उम्मीद की, जिंदगी को एक नई दिशा देने की, न सिर्फ कविताओं के माध्यम से, न सिर्फ शब्दों के माध्यम से, बल्कि उसमें ऐसा क्या है, ये सब विस्तार के साथ में बताएंगे आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। लेकिन इससे पूर्व सर, मेरा ये नैतिक फर्ज है कि मैं आदरणीय बलविंदर जी से सभी को परिचित करवा दूं। बलवेंद्र सिंह जी जो कि अनुवाद, पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अभी समय है कविता संग्रह, रावी के इधर उधर, नए प्रतिमान सहयोगी कवियों के साथ में इनका प्रकाशित संग्रह है। आलोचना में शब्द के सरोकार इनकी प्रकाशित हो चुकी है। निराला की प्रबंध चेतना प्रकाशन की ओर है। धुंध में डूबा शहर, पढ़े जाते हुए शब्द का संपादन कार्य इन्होंने किया है। पंजाब की आधुनिक हिंदी कविता सर्जन का समकाल, ये भी प्रकाशन की ओर है। इसके अतिरिक्त देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, देश की ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में शतकाधिक कविताएं, आधा दर्जन से अधिक कहानियां, लगभग 60 से अधिक समीक्षाएं, शोध पत्र लेख आदि प्रकाशित हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आपकी संप्रति जो है, आप जो इस वक्त वर्तमान में जुड़े हुए हैं, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, डीएवी कॉलेज जालंधर में आप अध्यापनरत हैं। तो पंजाब की माटी से एक ऐसी साहित्यिक पृष्ठभूमि से आज की यह किताब प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आप अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सर, मैं कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व और आपको सौंपने से पूर्व इसी किताब की कुछ इस किताब के कुछ शेर मेरे हाथ लगे जिसे मैं सब तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक मुद्दत से सारी नावें ठहरी हैं, एक मुद्दत से सारी नावें ठहरी हैं, दरियाओं की तेज रवानी सबको दे। ये जो रवानगी खत्म नहीं होती बल्कि अपनी गति से आगे बढ़ती है, ये उम्मीद ये किताब देती है कि लिपट कर रो पड़ी कलियां भी एक दूजे से आखिर, इरादे बागबां के अब घिनौने हो गए हैं। जिस तरह के शब्द, जिस तरह के शेर, जिस तरह की कविताएं, जिस तरह की शब्दों का प्रयोग बलवेंद्र जी ने यहां पर किया है, उसकी बारीकियों से, साहित्यिक पृष्ठभूमियों से और एक उचित और सकारात्मक टिप्पणी के माध्यम से आलोचना के प्रकार में आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, पटल आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।
और बहुत विस्तार से आपने बलविंद्र जी के बारे में और उनकी किताब के बारे में चर्चा की। और उचित ही आपने कहा कि यह जो संग्रह है, यह बलविंद्र जी का दूसरा कविता संग्रह है। पत्र पत्रिकाओं में तो वो लंबे समय से उपस्थित हैं ही। एक कह सकते हैं कि संग्रह भले ही ये उनका दूसरा है, लेकिन वे लंबे समय से कविताएं लिख रहे जी। हैं। 2 दशक तो कम से कम हुए ही उनको कविता लिखते हुए, बल्कि इससे ज्यादा समय हुआ उनको कविताएं लिखते हुए, गजलें लिखते हुए। बहुत धैर्य के साथ वो ये काम करते हैं। अनुवाद भी उन्होंने प्रचुर किया है। अ, गद्य भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे उम्मीद की हथेलियां की आज। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं इस संग्रह के लिए, कि उनका यह दूसरा संग्रह बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित हुआ है। बहुत सारी कविताएं जो पाठकों ने पत्र पत्रिकाओं में उनकी पढ़ी थी, वे भी इसमें हैं। और उनके अलावा भी कविताएं इस संग्रह में हैं जो पत्र पत्रिकाओं में नहीं आ सकी। कई बार कवि की फाइलों में रह जाती हैं, डायरी में रह जाती हैं, और जब संकलन बनता है तो उसमें वो कविताएं आती हैं। मिर्जा गालिब कह गए थे कि कोई उम्मीदवार नहीं आती, लेकिन कविता और उम्मीद का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हमारे महाकवि ने जरूर कहा कि कोई उम्मीदवार नहीं आती, लेकिन उम्मीद नहीं रहेगी तो कविता नहीं रहेगी। बिल्कुल। उसको रहना ही रहना है। कविता और उम्मीद उसी तरह है जैसे सांसों के बिना जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही उम्मीद के बिना आप कविता की कल्पना नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि हर कविता किसी उम्मीद की बात करती हो, लेकिन कविता लिखी जाती है उम्मीद पर ही। इस उम्मीद से लिखी जाती है कि समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी। जो बिल्कुल। कम सुंदर है वो अधिक सुंदर हो जाएगा, जो बदसूरत है वो सुंदर हो जाएगा। एक निरंतरता आएगी सकारात्मक ढंग की। तो कविता तो बहुत सुंदर नाम दिया है अपने संग्रह का बलविंद्र ने, उम्मीद की हथेलियां। उम्मीद शब्द मुझे बहुत प्रिय है। इस नाम से मैंने पत्रिका निकाली, उम्मीद, नई उम्मीद नाम से फिर मैं एक पत्रिका निकाल रहा हूं। तो उम्मीद मेरे मन के बहुत करीब, मेरे विवेक के भी बहुत करीब पड़ने वाला शब्द है। तो भाई बलविंद्र को इस संग्रह के लिए बधाई। और बहुत कम, भले ही स्पेस रह गया हो कविता का जीवन में लोगों के, कम लोग कविताएं पढ़ते हैं उस तरह जिस तरह लोग वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं। कविताएं नहीं पढ़ते उस तरह। लेकिन ये सत्य है कि अगर लोग कविताएं पढ़ें हम्म। तो उनका जीवन शायद अधिक सुंदर बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि कला के और माध्यम जो हैं वो कम महत्वपूर्ण है। कला के और माध्यम भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लेकिन कविता अधिक करीब आती है मन के और लेकर के आती है। एक बिंब की तरह है उम्मीद की हथेलियां। एक हम्म। बिंब बनाता है, यह शीर्षक ही एक बिंब रचता है, उम्मीद की हथेलियां। कल्पना कीजिए कि उम्मीद की हथेलियां कैसी होंगी। एक कविता है बलविंद्र की, बहुत छोटी सी कविता है। उसी से जी। बात को आगे बढ़ाएं। शुरुआत नाम है कविता का। टूटने न दो उम्मीद, न रीतने दो विश्वास, करो हम्म। करो शुरुआत सुभीते पल की, शुरुआत करो बेहतर कल की। हाँ, करो शुरू आपस में किसी बात से, बस तनिक एहतियात से। ये छोटी हम्म। सी कविता है कि आरंभ जरूरी है। आरंभ नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और आ, आरंभ करना ही होगा, एहतियात भी रखना होगा। एहतियात भी रखना। और कवि, देखिए कविता यही करती है, वो आपको सचेत भी करती चलती है, सचेत भी करती हम्म। चलती है, बढ़ाती चलती है, क्रमशः आगे लेकर के चलती है। तो एक बहुत जीवन धर्मी किस्म का एक तरह से संदेश देती हुई यह कविता इस संग्रह की छोटी सी कविता है। एक बात और मैं यही कहूं रवि, कि पंजाब की धरती बड़ी उर्वर रही है। पंजाबी साहित्य में तो जो हुआ वो हुआ ही, जी। महान रचा गया। पंजाब के रचनाकारों ने हिंदी को बहुत समुन्नत किया है। हम्म।
आप देखें, गे भी मूल रूप से पंजाब के थे, रहे नहीं उस तरह उधर, लेकिन अगर रेस की बात करेंगे तो वो पंजाब से आते थे। कवियों में ही अगर बात करें, कुमार विकल जैसा कवि वहां हुआ, ये सब लोग अ, अविभाजित पंजाब से ही आते थे। यशपाल, बहुत सारे लोग जो बंटवारे में इधर आए, उपेंद्र नाथ अश्क और तमाम तमाम लोग, कृष्णा सोबती। गद्य में तो मतलब भरमार है, गद्य में तो भरमार है। बड़े लोगों की, कृष्णा सोबती के बिना कैसे बात करेंगे, रविंद्र कालिया के बिना कैसे बात करेंगे आप, मोहन राकेश के बिल्कुल। बिना कैसे बात करेंगे आप। एक दो नाम नहीं, मतलब आप हिंदी की जो सबसे महत्वपूर्ण सूची आप बनाना चाहते हैं, उसमें भी पंजाब के लेखक ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्कुल। कितना बड़ा योगदान है ये, बहुत बड़ा योगदान है यह, जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए। बलवेंद्र पंजाब की उसी उर्वर भूमि से हिंदी कविता को समुन्नत कर रहे हैं, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और एक कविता में कुमार विकल और गे को इन्होंने याद भी किया है, कुमार विकल को इन्होंने अपनी एक कविता में याद भी किया है। दूसरी तरफ एक और अच्छी चीज यह है कि बलवेंद्र बलवेंद्र का एक रिश्ता उत्तराखंड से भी बनता है। हम्म। इनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड से आकर पंजाब में बसा। तो उत्तराखंड की जो एक कह सकते हैं रचनात्मक पृष्ठभूमि है बड़े कवियों की, मतलब जो लोग कुमायूनी और गढ़वाली में लिखते रहे, वो तो उसके बाद आप जिन्हें जानते हैं, जिन लोगों को, पंत, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, बीरेन डंगवाल इत्यादि इत्यादि, आप जिन नामों को लें, हमारे मित्र हेमंत कुकरेती इधर आए, गद्य में भी बहुत सारा। तो बलवेंद्र को एक तरह से दो विरासत हासिल है, पंजाब की भी विरासत और पहाड़ की, उत्तराखंड की भी विरासत उनको मिली है। तो ऐसा एक अच्छा कवि हमारे बीच है, दो उर्वर प्रदेशों को अपने बीच समेटे हुए, पंजाब और उत्तराखंड। उत्तराखंड। कम होता है ऐसा कि दो उर्वर प्रदेशों के विरासत एक कवि के साथ आगे बढ़ रही हो। एक कविता है इनकी, मुझे खोजना। हम्म। मुझे खोजना जो कविता है, वो बहुत अच्छी कविता है। यह इस कवि का पता बताती है। मैं बार बार कहता हूं इनसे कि हम्म। अगर किसी कवि को पढ़ते हुए उसके लोकेल का पता नहीं चलता, उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चलता, इसका मतलब झूठी कविता है वो। कविता पढ़ते हुए, संग्रह पढ़ते हुए, एक कविता में भले ही पता ना चले, लेकिन एक संग्रह हम्म। अगर किसी के हाथ लगा है, तो उससे उसमें उस कवि का पता होना चाहिए। और मुझे खोजना जो एक कविता है, इसमें बलविंद्र सिंह का पता है। हम्म, चला जाऊं कहीं भी देर सबेर, ठाकुर के सिरहाने होऊं खड़ा, या उमर की ढलान पर लुढ़कते हुए रघु मजूर के पैताने बैठूं, दिख ही पड़ूंगा कहीं भी फूटते कल्लों में, उछाह भरे चैत बैसाख की धान रोपाई के गीतों में लहक लहक आऊंगा। वाह। जेठ दोपहरी के चिलचिलाते घाम को, बरखा में भादों की उलझी सी रतिया में हृदय के ताप को, चौमासे की ऐंठन में ठिठकी सी सांझ को, ढूंढने से पहले ही पसीने की गंध में महक महक जाऊंगा। चला जाऊं कहीं भी देर सवेर, आऊंगा तो मुझे खोजना, अमवा के टिकोरों व ककड़ी के फूलों में, रात बिरात बतरस के साथ साथ नाच उठी बचपन की छोटी छोटी भूलों में, शहरों के बड़े बड़े मॉलों से देर शाम खटकर आती लड़कियों की, ऊँघ रही रातों की अध जगी बातों में अंतराल सा मिलूंगा मैं। क्या बात है। न नथुनों में तुम्हारे घुसेगी आप से आप मेरी देह से उमगती गंध, खोजना तो खोज लेना, थोड़ा थोड़ा गंवई थोड़ा शहराती भी, गंगा की धार वाला थोड़ा मनमाती भी, लंबी बीहड़ डगर पर धूल सने पैरों को गुदगुदाता मिलूंगा मैं। क्या बात है सर। तय है कि मिलूंगा ही, तय है कि मिलूंगा ही, बदरंग समय में लुटी पिटी इबारत के शब्दों को टटोलते, या फटे दिल के भीतर तक उलझ चुकी गांठों को धीरे धीरे खोलते, खटते पिटते मौसमों की चिलचिलाती धूप में जिंदगी का गुलमोहर बन
खिलखिलाता मिलूंगा मैं, तुम मुझे खोजना मिलूंगा मैं। एक कवि इससे अच्छा क्या कह सकता है अपना पता बताने के लिए। हम्म। इससे कवि की प्रतिबद्धता का भी पता चलता है, उसकी चिंताओं का पता चलता है, वो किन लोगों से जुड़ाव महसूस करता है इसका भी पता चलता है। ये सारी चीजें निकल करके आती हैं इसमें। अ, एक कविता है इनकी, झड़बेड़ी कविता है। आप हम्म। देखिए कि ये कवि है जो झड़बेड़ी को देखता है। झड़बेड़ियां कौन देखता है? अब झड़बेड़ी चूंकि ये उधर के हैं तो उच्चारण के साथ है। झड़बेड़ी को तो लोग देख के धीरे से निकल लेते हैं। थोड़ा बहुत बिल्कुल। किसी किसी में इच्छा होती होगी तो उसका फल तोड़ के खा लेते हैं लोग, कर लेते हैं। कवि है जो झड़बेड़ियों को देखता है, उनका सौंदर्य भी देखता है, उनकी उपस्थिति को भी देखता है। यही कवि होना है। जो कोई नहीं देख पाता, कवि उसे देखता है क्या बात है। और दिखाता है। जो सब देख रहे हैं उसे अगर कोई देखता है तो वो कवि नहीं हो सकता। आंख के सामने होने पर भी जो चीज न दिखे उसे दिखाने वाला ही कवि होता है। दृश्य में है लेकिन सामान्य जन नहीं देख पाता। आप दिखा दीजिए हम्म। आप कवि हैं। यही कलाकार का काम है। बलवेंद्र की कविता यह करती है। जो चीज दृश्य में होकर भी लोगों के लिए अदृश्य बना हुआ है हम्म। उसे दृश्य कर देना, दृश्य बना देना, ये बलविंद्र की कविता की विशेषता है। बलविंद्र यह काम करते हैं। एक और अच्छी बात है कि इन कविताओं में एक नया पुरुष है, नए ढंग का पुरुष है, जो हम्म। अपनी सीमाएं जानता है, जो सामंतवाद को तोड़ चुका है या तोड़ रहा है, जो पूंजीवाद में एक मर्दवादी विमर्श है उससे भी अपने को मुक्त कर रहा है या मुक्त करने की कोशिश में है। एक नया पुरुष इन कविताओं में मिलेगा। अधिक मानवीय है यह पुरुष। बहुत सारी कविताएं आपको इस ढंग की मिलेंगी। एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताऊं। अ, बस खाली इससे कि कैसे है। टपकने को हुई आंखें दोबारा, तब याद आई सहसा, माँ की धुंधियाती अखड़ियां, उन्हें पीराई से किन उंगलियों ने बचाया भला, सिर पर लिए अधपके बालों की खेती, जो रही फूंकती गृहस्थी का चूल्हा, रिश्तों के घुर्रे डालती रही, नीझ लगाकर लाज पर सीवन देते हुए मोतियाबिंद को करती गई शर्मसार, उन अखियों की पीराई का हुआ नहीं कारगर उपाय, माँ से पिराई का वह महाख्यान कहा नहीं गया, और उसके आंख के तारे से वहां रहा नहीं गया। क्या बात है। एक एक नया पुरुष है जो चीजों को महसूस तो करता है, समझता तो है, बदलने की कोशिश भी करता है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये कविताएं एकांत साधना की कविताएं नहीं है। कहीं चुपचाप बैठकर कोने में लिख ली गई कविताएं, ऐसी कविताएं नहीं है ये जीवन जीते हुए, संघर्ष करते हुए, संघर्षशील लोगों के साथ रहते हुए, जूझ रहे लोगों के बीच आ, अपना वक्त गुजारते हुए लिखी गई कविताएं हैं। इसलिए ये हम्म। जीवित किस्म की कविताएं हैं। इन कविताओं में जीवन है, मन है, विवेक है धड़कता हुआ। ये एक मतलब ये कोई धराऊ कलाकृति जैसी चीज नहीं है। ये साहचर्य में है ये कविताएं, साथ हैं कविताएं। आ, और अच्छी चीज ये है ना कि बलविंद्र का छंद पर भी अधिकार है। बलविंद्र सिर्फ ऐसा नहीं कि कवित्व आ गई और मुक्त छंद में ढेर सारी कविताएं लिख लें। बलविंद्र साथ साथ छंद में भी लिखते रहे। गजल कुछ शेर आपने पढ़े और जो कविताएं मैंने उद्धृत की आपने देखा होगा कि वहां भी एक लयात्मकता है, एक हम्म। अ, एक आरोह अवरोह उनमें है। वो निरा गद्य नहीं है कविताओं में। तो शिल्प बिल्कुल। सजग कवि हैं वो, शिल्प सजग कवि हैं। कहाँ क्या कहना है और कहाँ छोड़ देना है, ये हम्म। बलवेंद्र जानते हैं, ये बलवेंद्र जानते हैं। और जो कवि यह जानता है और उसकी कविता अपील करती है। बहुत से हम्म। लोग, उनके पास कहने को बहुत होता है, वो ये नहीं जानते कि उन्हें छोड़ना कहाँ है, रोकना कहाँ है, अपनी कविता का संपादन नहीं कर पाते। बलवेंद्र शिल्प सजग हैं, कथ्य सजग हैं,
और उन्हें ये मालूम है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, और पाठक के विवेक पर कितना भरोसा करना है, कितनी दूर तक भरोसा करना है। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो अ, कहना जरूरी है आज, वरना बात इधर उधर हो जाएगी। अ, बिना शोर किए राजनीतिक कविताएं भी लिखते हैं बलविंद्र। बहुत सारे कवि हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो अपने को राजनीतिक कवि कहते हैं। बलविंद्र अपने को राजनीतिक कवि नहीं कहते, लेकिन एक गहरा राजनीतिक विवेक उनकी कविताओं में विन्यस्त है, वो घुला हुआ है उसमें। और कई कविताएं हैं। काल भैरव एक कविता है उनकी, समय नहीं है, नहीं तो अलग से मैं कविता की पंक्तियां पढ़ के, लेकिन काल भैरव कविता का मैं शीर्षक रेखांकित करना चाहता हूँ। एक राजनीतिक कविता है। और भी बहुत सारी कविताओं में पंक्तियां आती हैं जो उन उस कविता को एक राजनीतिक आशय भी देती हैं। इसी तरह से कई जगहों पर सांस्कृतिक आशय देने वाली कविताएं भी आपको मिलेंगी। एक बहुत अच्छी कविता इस संग्रह में है, कंडे जी सर। थापती औरत। कंडे थापती औरत। हम्म। इस कविता में जिस तरह की डिटेलिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या है कि कवियों की कविताएं, कई कवियों की कविताएं बिखर जाती हैं डिटेल्स के चक्कर में। वो जान ही नहीं पाते कि डिटेल्स देना कैसे है और क्या क्या कहना है। यह कंडी थापती औरत इसका एक सुंदर उदाहरण है कि डिटेल्स कविता में किस तरह आना चाहिए, किस तरह उसको कवि को रखना चाहिए कि कवित्व भी बचा रहे, और कवि जो कहना चाहता है, विस्तार देना चाहता है जिस भाव को, वह भी उसमें आ जाए और रहे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता था, कहना चाहता था। अ, इन कविताओं में, जैसा मैंने आरंभ से कहा कि दो विरासत है, पंजाब और उत्तराखंड की, तो इन कविताओं में आपको पंजाब का वैभव दिखेगा, पंजाब का दुख दिखेगा। इस समय जो पलायन है पंजाब से युवाओं का, वह भी, जो हम्म। ड्रग्स और तमाम चीजें हैं वह भी आपको। तो पंजाब का दुख भी है, पंजाब का संघर्ष भी है, और इसके साथ पहाड़ का दुख भी है इन कविताओं में। हाँ, जड़ें याद तो कर ही लेती हैं कवि को, प्रेरित करती हैं। तो यह भी यहाँ है, एक बहुत अच्छी कविता है जिसमें आप पहाड़ के दुख को देखेंगे। भागे हुए छोकरे, अक्सर वाह। पहाड़ खाली हो जाते हैं। आप तो बिल्कुल स्वयं बिल्कुल बिल्कुल। जी। उत्तराखंड में कई वर्ष आपने गुजारा है जी। अध्यापन करते हुए। तो वहां पर गांव के गांव खाली हो जाते हैं। जैसे बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, भाग लेते हैं, गरीबी है, बहुत तरह की चीजें हैं, वो जाते हैं और जीवन भर अपना दाजियो ढूंढते रहते हैं मैदानों में। कोई दाजियो तो मिलता नहीं, हम्म। बहुत पहले। तो ये एक बड़ी चीज है। और बहुत दिनों बाद एक कविता है इसी तरह की, वह भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है जिसे मैं रेखांकित कर, मार्क्स से संदर्भित एक कविता मैंने अभी आपको सुनाई। और भी कविताएं हैं। एक कविता है जहां पर ये कहते हैं कि परदेश में हो तो गांव, घर लौटने की वजह खत्म हो जाती है यदि माँ न रह जाए घर। क्या ये बात सही है। बात है। अगर माँ न रह जाए तो वाकई जहां आप होते हैं वहां से अ, लौटने का मन नहीं लौट। करता। घर, हम्म। जहां पैदा हुए, जहां रहे, वो घर तो माँ के नाते घर था। माँ नहीं रही तो बहुत सारी वजहें खत्म हो जाती हैं। हाँ, वो जो जहां से आप चले, वो वजह खत्म हो जाती है। तो इसको भी बहुत गहराई से रेखांकित किया है कवि ने। ये सब कवि ही महसूस करते हैं इन चीजों को। तो उसको भी रेखांकित किया है इन्होंने कि परदेश में हो तो गांव, घर लौटने की वजह खत्म हो जाती है। तो माँ का होना, तो घर का होना भी है, बहुत सारी चीजों का होना है। हाँ, आपके अस्तित्व का होना बिल्कुल। है। आप अपने होने को भी पहचानते हैं माँ के होने में। हाँ, तो ये चीज है। बलविंद्र जानते हैं कि कविता का स्रोत कहाँ होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कविता की हम्म। भाषा तो वो है कि सब्जी सब्जी बेचने वालों की जो भाषा है, कविता उसमें होनी चाहिए। हाँ, हम्म। बहुत तत्सम किस्म की भाषा में कविता का कोई मतलब नहीं है। दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया था फिराक साहब ने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सब्जी बेचने वालों की भाषा है, कविता उसमें करिए ना, शेर उसमें कहिए। तो एक
अच्छी चीज यह है कि बलविंद्र ऐसी ही भाषा में कविता करते हैं। वो कोई तत्सम शब्द नहीं ढूंढते और कविता को संभव करते हैं। कविता के किवाड़ उनकी एक कविता है, यह भी पढ़ने लायक कविता है, पाठकों को जरूर यह कविता पढ़नी चाहिए। एक चीज और भी देखना है, एक कविता है इनकी गफलत। ये कविता बताती है और बहुत ठीक ढंग से बताती है कि कवि किसी विकास को उस तरह नहीं देखता जैसे सत्तासीन देखते हैं। वह एक सांस्कृतिक वह एक सांस्कृतिक चित्त के साथ विकास को देखता है। वह एक सामाजिक चित्त के साथ विकास को देखता है, जबकि सत्तासीन जो है वह विकास को बहुत कृत्रिम ढंग से देखता है। हाँ? तो कवि कैसे विकास को देखने के नजरिए का फर्क बताता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गफलत जो कविता है वह भी पढ़ी जाने लायक कविता है। कवि यही देख पाता है कि जो कुछ तय था सब कुछ उसके विपरीत हुआ, यानी स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में जो सपने थे वो सब कुछ कहीं तिरोहित हो गए। कभी दुष्यंत ने कहा था, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बलवेंद्र भी इसको रेखांकित करते हैं कि चीजें कैसे बिखर सी गईं, सपने न जाने कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ डूब गए। एक और अच्छी कविता है इस संग्रह में, पुल शीर्षक कविता है, वह भी पढ़ने लायक कविता है। कोरोना को केंद्र में रखकर भी कुछ अच्छी कविताएं इसमें हैं। इन दिनों रुलाई, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कविताएं भी बताती हैं, क्योंकि कवि के संग्रह में उसका अपना समय भी मिलना चाहिए। कई बार तो बहुत स्थूल ढंग से भी उसको मिलना चाहिए वहां। हाँ, स्थूल ढंग से, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली स्थूल ही रख दीजिए, लेकिन दिखना चाहिए उसका एकदम एग्जैक्ट टाइम भी कोई रेखांकित करना चाहिए कविता पढ़ के, तो बिल्कुल। बताए कि ये 2020-21 में लिखी गई कविता होगी, भले ही या उसी समय को रेखांकित करने वाली कविता है ये। हाँ, स्मृति और कविता का रिश्ता तो वैसे ही है जैसे मैं शुरू में कह रहा था, उम्मीद और कविता, वही वही रिश्ता स्मृति और कविता का भी है। स्मृतिहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। जिसके पास स्मृति है कवि वही हो सकता है। कविता में आप स्मृति का इस्तेमाल चाहे जैसे करें, जिस रूप में करें, जाहिर है कि सकारात्मक करना चाहिए, वर्तमान को समझने के लिए करना चाहिए, लेकिन स्मृतिहीन होकर आप कविता नहीं रच सकते। तो स्मृति संपन्न कवि हैं बलवेंद्र सिंह। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कह सकते हैं आपकी उम्मीद की हथेलियों वाला जो यह खूबसूरत कवि है, यह खूबसूरत लोगों की पहचान करता है। और खूबसूरत लोग कौन हैं? जो श्रम कर रहे हैं, जो समाज को सुंदर बना रहे हैं। किसान है, मजदूर है ना, वो हर व्यक्ति, वो श्रम करती हुई स्त्रियां हैं, वो लड़कियां हैं जो पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, जीवन तमाम, ये कवि के लिए खूबसूरत लोग हैं। खूबसूरत लोग माने जो सामान्य समझ है खूबसूरत होने की, उससे इतर श्रम का सौंदर्य इस खूबसूरती में शामिल है। तो ये चीज है। और बोलती बतियाती कविताएं हैं ये, इनकी गजलों में भी वो चीज है जो दो शेर आपने पढ़े, हमने देखा, और है कविताओं का आंगन चहक उठा है, जैसी मतलब पंक्तियां हैं। तो एक बहुत प्रचलित शब्दावली में कहूं जो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं, तो ये सादगी के सौंदर्य की कविताएं भी हैं और सादगी के सौंदर्य की गजलें भी हैं। वो चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। दो चार शेर में पढ़ता हूँ और आज की बातचीत को स्वागत हम सर। लोग विराम देंगे। जी विराम सर। देंगे हम लोग। कुछ शेर मैंने एक शेर मैंने इनका पढ़ा, मुझे अदम गुंड भी याद आए। और मैं जब इस तरह कोई याद आता है तो मैं इसे नकारात्मक नहीं देखता हूँ, मैं इसे परंपरा के विकास की तरह देखता हूँ। हम सब परंपरा में होते हैं, कोई परंपरा से बाहर नहीं होता। परंपरा में होकर ही उसमें कुछ नया जोड़ना होता है, उसे बिल्कुल। अपने समय में प्रासंगिक बनाना होता है। जिंदगी हंसती है राजधानी में, क्या बात है। जिंदगी हंसती है राजधानी में, राजधानी में। बस ये जिंदगी हंसती है राजधानी में, बस ये खुशफहमी रही कहानी में। क्या बात है। जिंदगी हंसती है राजधानी में, बस ये खुशफहमी रही कहानी में। और
जैसे उनके वहां आता है बहुत सारा, कर तो आए हैं उससे वादा सा, हम्म। कर तो आए हैं उससे वादा सा, ओढ़कर झूठ का लबादा सा, क्या बात है। डूबे रहते हैं उनकी आंखों में और कहते हैं शेर सादा सा, क्या बात है। डूबे रहते हैं उनकी आंखों में और कहते शेर, हैं और शेर कहते सादा हैं सा। शेर, शेर सादा सा, कोई पत्ता कहीं जरा कांपा, हम्म। कोई पत्ता कहीं जरा जरा कांपा, कांपा। करने लगती है हवा इरादा सा, क्या करने बात है। लगती है हवा इरादा सा, और क्या जरूरी है लबों को सी लिया जाए, क्या जरूरी है लबों को सी लिया जाए, खौलते दरिया को भीतर ही, क्या जरूरी है लबों को सी लिया जाए, खौलते दरिया को भीतर ही पिया जाए। इस तरह वाह। के बहुत सारे शेर, अशार आपको मिलेंगे, जो पहली ही गजल इसमें संकलित है। एक आखर की प्रेम कहानी सबको दे, वाह। एक आखर की प्रेम कहानी प्रेम सबको कहानी दे, सबको। चोंच में दाना आंख का पानी सबको दे, क्या बात है। चोंच में दाना आंख का पानी सबको दे, और वक्त के मारे पीर हरी हो जाने पर हम्म। मरहम बन के लगती बानी सबको दे, क्या बात है। वक्त के मारे पीर हरी हो जाने पर मरहम बन के लगती बानी सबको दे। और कितना अच्छा शेर है कि एक मुद्दत से सारी नावें ठहरी हैं, हम्म। एक मुद्दत से सारी नावें ठहरी हैं, दरियाओं की तेज रवानी सबको दे, क्या बात है। दरियाओं की तेज रवानी सबको दे, और कुछ तो समझो मौसमों की खुश ख्याली का सबब, बस बरसते बादलों में भीगना काफी नहीं। क्या बात है। और बहुत सारा एक गजल है, उसके आरंभिक दो शेर हैं कि तेरे प्यार के सब रखवाले पागल से, हाँ। कूचे कूचे हर चौराहे पागल से, वाह। तेरे प्यार के सब रखवाले पागल से, कूचे कूचे हर चौराहे पागल से, घर बाहर जो हरदम आग उगलते हैं, सब ठहरे अक्लों के मारे पागल से, हम्म। सब ठहरे अक्लों के मारे पागल से। और जो मैं कह रहा था कि आपसे, धरती बोले अंबर बोले सबका सुर इकसार मिले, प्रीत नगर की राह अजानी सबको सबका प्यार मिले, वाह। जिसको सोचा जिसको समझा जिसको चाहा उम्र तमाम, जोड़ घटाकर जब जब देखा हासिल वो हर बार मिले। वाह। बहुत अच्छे अशार हैं, बहुत अच्छे शेर हैं इसमें। कोपलें फूटी, दिलों में मुस्कुराई पत्तियां, हर मोहल्ले हर गली हर घर में आई तितलियां। बहुत सारी हम्म। उम्मीद, बहुत सारा सौंदर्य, आ, आलोचना भी अपने समय की, समाज की, राजनीति की, ये सब चीजें जो हैं इसमें आपको दिखाई देंगी। और मैं आज के लिए आखिरी शेर पढ़ूंगा, जो पंक्ति मैंने कहा भी कि बेरंग सा आंगन ये चहक क्यों नहीं जाता। गजल वाह। है कि एहसास की खुशबू से महक क्यों नहीं जाता, एह, एहसास की खुशबू से महक क्यों नहीं जाता, बेरंग सा आंगन ये चहक क्यों नहीं जाता, जो जम गया है बर्फ सी मजबूरियां बनकर, रिश्तों के अलाओं सा भभक क्यों नहीं जाता। बहुत सारे इस तरह के, ये शहर है सुनसान उजाला है ना आहट, सीने में जो दिल सा है धड़क क्यों नहीं हम्म। जाता। क्या बहुत बात अच्छे है सर। शेर, बहुत अच्छे अशार, बहुत अच्छी कविताएं, और एक भरा पूरा संग्रह। एक कवि से, एक संग्रह से इससे अधिक और क्या उम्मीद करें। बिल्कुल। बलविंद्र हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, एक जरूरी कवि हैं। ये हिंदी कविता की विडंबना है कि हम कई बार
जो तथाकथित केंद्र हैं साहित्य के, उनसे बाहर लोगों को देख ही नहीं पाते, और इससे उन कवियों का कम, साहित्य का अहित अधिक होता है। बलविंद्र जैसे कवियों की तरफ लोगों का भरपूर ध्यान जाना चाहिए, ताकि हम जो हिंदी साहित्य की समृद्धि है, हिंदी की समकालीन कविता की समृद्धि है, उसे ठीक से समझ पाएं और जान पाएं। मैं पुनः बधाई देता हूं बलविंद्र सिंह को इस संग्रह के लिए। यह बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से प्रकाशित है, उपलब्ध संग्रह है। जिन मित्रों की रुचि हो उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, जिनकी रुचि न हो उन्हें रुचि पैदा करके पढ़ना चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रोफेसर तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने उम्मीद के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति भी की कि जिनकी रुचि नहीं है उन्हें रुचि पैदा करके पढ़ना चाहिए। सर ने कुछ खास बातें कही जिसका कि बहुत सारे दर्शकों ने टिप्पणियों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उम्मीद जगाने वाला संग्रह, कविताएं सचेत करने का काम करती हैं। पंजाब और उत्तराखंड जैसे दो प्रदेशों की उर्वरकता को लेकर के कविताएं और एक समृद्ध साहित्य के रूप में बलवेंद्र जी को उन्होंने परिभाषित किया। क्या कहना है, कितना कहना है और कहाँ कहना है, सर ने इसका जिक्र किया। पंजाब के संघर्ष और पंजाब की मिट्टी में हिंदी की सुगंध का जिक्र आदरणीय सर ने किया। खूबसूरत लोगों की पहचान की बात सर ने की। बोलती बतियाती कविताएं इस पूरे संग्रह के भीतर, जैसा कि सर ने पढ़कर बताया, कई कविताओं को उन्होंने उद्धृत किया और उन उद्धृत हुई कविताओं की पंक्तियों से आप इस बात को जान गए, समझ गए होंगे कि बोलती और बतियाती कविताएं, सर ने ऐसा क्यों कहा है। साथ ही सादगी के सौंदर्य की कविताएं और सादगी के सौंदर्य की गजलों का जिक्र आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने किया। कुल मिलाकर के जो एक उम्मीद की किरण है, हाथ की बंजर हो चुकी जो रेखा नाउम्मीदगी की तरफ जाती है, उस नाउम्मीदगी को उम्मीद में तब्दील करने के लिए रेखांकित करने वाली कविताओं का जिक्र आदरणीय सर ने किया। तो बलवेंद्र जी को इस एक बेहतरीन संग्रह के लिए और पठनीय संग्रह के लिए हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये दूसरा काव्य संग्रह है, जैसा सर ने इसका जिक्र किया। सर ने जो शेर अशआर इसके प्रस्तुत किए और साथ में इसकी बारीकियां, इसकी भाषागत विशेषताएं, इसकी अन्य प्रकार की विशेषताओं को सर ने यहाँ पर रखा। आपको कार्यक्रम से जुड़ी यदि किसी भी प्रकार की बात रखनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हम द न्यू भारत की जानिब आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्ततम समय में से लगातार, सर सफर में हैं, बहुत सारे कार्यक्रम कोरोना काल के बाद सर की उपस्थिति हर अधिक से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के हिंदी विभाग और अन्य प्रकार के संस्थान चाहते हैं। उन सभी व्यस्तताओं के बीच सर ने आज कीमती समय निकाल के हमारे साथ इस कार्यक्रम पर चर्चा की, और न सिर्फ चर्चा रही बल्कि जैसा कि एक दर्शक लिख रही हैं, सार्थक चर्चा, अनिवार्य चर्चा के रूप में इसे रेखांकित किया जाए। और बलवेंद्र जी के ही एक शेर के साथ इस कार्यक्रम का समापन। वे कहते हैं कि एक कवि कुछ गुनगुना के रो दिया, एक कवि कुछ गुनगुना के रो दिया, किस कदर लिखना था मुश्किल काल पर। तो मुश्किल काल पर लिखना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम और आप समझते हैं। और जैसा सर ने कहा, बलवेंद्र जी एक पठनीय, बहुत अनिवार्य कवि हैं। सर, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।